हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड एजुकेशन पे। मेरा नाम है अभिजीत कुमार, ऑनर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, और ये मेरा क्वालिफिकेशन है। मैं बात कर रहा हूँ आपका आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम के बारे में। इसमें हम लोग बात कर रहे हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, और आपका चैप्टर 1 में कवर कर रहा हूँ, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और इसका ये क्लास 2 है। ठीक है, क्लास 1 मैंने बनाया हुआ है, और उसके पहले मैंने आपको सिलेबस एंड स्ट्रेटजी का वीडियो बनाया हुआ है। तो जो बच्चे डायरेक्ट क्लास 2 पे हो, आप लोग सबसे पहले सिलेबस एंड स्ट्रेटजी वाला वीडियो जा करके देखो, फिर क्लास 1 का वीडियो देखो, उसके बाद आपको क्लास 2 देखना है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 100% कंप्लीट प्रिपरेशन के बारे में। जैसे जैसे मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, जैसे कि ये क्लास 2 है, तो आपको क्लास 1, उम्मीद करता हूं कि आपने क्लास 1 देखा होगा, उसका प्रॉपर नोट्स बनाया होगा, और आपको सब कुछ अच्छे से आता होगा। कंपटीशन काफ़ी टफ है, सीट काफ़ी कम है, तो सिर्फ सीबीटी 1 निकालने से नहीं होगा, सीबीटी 2 निकालने से नहीं होगा, साइको टेस्ट पास करने से नहीं होगा, आपको फाइनल मेरिट में भी आना है। और सीबीटी 2 का 70% और साइको का 30% वेटेज भी है। इसीलिए अगर पढ़ रहे हो तो सीरियसली पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो। ठीक है, क्लास 1 में मैंने आपको ये सारा चीज बताया हुआ था। एक बार यहाँ पे ये कंटेंट वगैरह आप देख सकते हो, सब कुछ मैंने आपको क्लास 1 में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखे थे, यूनिट प्रीफिक्स देखे थे, है ना। एक एक चीज, टाइम लेंथ क्या होता है इसके बारे में आपको बताया था, मास के बारे में बताया था, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, कितना होता है, कुछ भी पूछ देता है एग्जाम में। और आज के क्लास में मैं कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा, तो आपको एग्जैक्ट आइडिया भी लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 2। ये बुक आप सभी को फॉलो करना है, बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप अनलिमिटेड एजुकेशन को फॉलो कर रहे हो तो आपको अनलिमिटेड एजुकेशन का ये डेडिकेटेड बुक है, इसको भी फॉलो करना है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए। यहाँ पे इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। ये टेलीग्राम चैनल है अनलिमिटेड एजुकेशन का, जहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स इंफॉर्मेशन वगैरह होगा आपको यहाँ पे जाएगा। ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का डिस्कशन ग्रुप है, इसको आपको रखना है ज्वाइन करके। और ये आपको एएलपी साइको टेस्ट का डिस्कशन ग्रुप है, आपको इसमें भी रहना है, इसमें भी रहना है, और इम्पोर्टेंट अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन के लिए इसमें भी रहना है। ये सारा आपका डेडिकेटेड ग्रुप है ना। हर एक मेंबर मेरे अप्रूवल के बाद ही इस ग्रुप में आता है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे डिस्कशन करना है। चलो, ये आपका सिलेबस है, ये मैं आपको कवर करूंगा हर एक चीज। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको मास, लेंथ एंड टाइम इसके बारे में बता दिया था, और उसका वैल्यू क्या होता है वो बताया था। अब एरिया के बारे में देखेंगे, फिर वॉल्यूम के बारे में देखेंगे, फिर कन्वर्जन के बारे में देखेंगे, उसके बाद टेम्परेचर के बारे में देखेंगे। एक एक चीज आपको मैं स्टेप वाइज लेकर के जाऊंगा। फिर फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट है उसके बारे में देखेंगे, और फिर उसके बाद उसका डायमेंशंस के बारे में देखेंगे, जो भी आपका रिलेटेड फार्मूलाज है उसके बारे में देखेंगे। फिर हम लोग एरर के बारे में देखेंगे, है ना, सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में देखेंगे। फिर हम लोग सारा का सारा कम से कम 140-150 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ड्यूरिंग क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 जैसे जैसे प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चंस आया था उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई भी चीज आपको स्टेप वाइज करना है, अच्छे से करना है। मजाक में प्रिपरेशन नहीं होता है, आपको सीरियस होना पड़ेगा। तो एरिया के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एरिया के लिए आपको क्या चाहिए। किसी भी चीज का जब आप एरिया निकालते हो तो आपको लेंथ, विड्थ, है ना, चाहिए। तो आप लोग LENGTH, लेंथ, लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हो मैंने बताया हुआ है, मीटर से। जैसे एक स्क्वायर है ना, या एक रेक्टेंगल है। ओके, तो जब एरिया का बात करते हैं, ये स्क्वायर है, और मान करके चलो ये रेक्टेंगल है, ये L है, ये B है, इसका भी L है और ये B है, B बराबर L। स्क्वायर के केस में लेंथ और ब्रेथ आपका सेम होता है, तो ये आपका L स्क्वायर हो जाता है, ये आपका L इंटू B हो जाता है। लेकिन अगर इसको मैं मीटर करूं और यहाँ भी मीटर करूं, तो इस केस में यहाँ पे मीटर स्क्वायर हम लोग लिखते हैं, है ना। इस केस में भी यहाँ पे LB मीटर स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे एरिया को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मीटर स्क्वायर से।
ओके, ये कन्वर्जन समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे स्टेप वाइज समझा रहा हूँ, तो स्टार्टिंग में ये मत समझना कि ये सब इजी है, आता है। जो लोग ये समझते हैं ना, उन लोगों को सब कुछ आता है और एग्जाम में उन लोगों से ही कुछ नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद वॉल्यूम का बात करेंगे। वॉल्यूम को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, मीटर क्यूब। जैसे कि ये सारा 2D हुआ आपका, 2 डायमेंशनल, जैसे आप क्यूब का नाम सुने होंगे, है ना, या आप क्यूबॉइड का नाम सुने होंगे, है ना। तो इस केस में क्या होता है आपका, जब आप ये देखते हो, ये 3 डायमेंशनल फिगर हुआ आपका, है ना। जैसे माचिस का बॉक्स आप समझ सकते हो, या जिस रूम में अभी आप हो उस रूम को देख करके आप समझ सकते हो। तो इस केस में अगर LBH है तो LBH या LQ कुछ भी, तो हम लोग इसके साथ मीटर क्यू लगाते हैं, है ना। तो ये है आपका वॉल्यूम। तो आपने हेक्टेयर और एकड़ का नाम सुना होगा, है ना। बेसिकली ये एरिया मेजरमेंट है ना। अगर आपके पास काफ़ी लैंड है, काफ़ी जगह है, काफ़ी ज़मीन है, खेत वगैरह है, फील्ड वगैरह है, तो हम लोग हेक्टेयर बोलते हैं और एकड़ बोलते हैं। तो हेक्टेयर ये इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको याद रखना, हेक्टेयर। तो अभी मैंने आपको क्या बोला कि हेक्टेयर एरिया को रिप्रेजेंट करता है ना। और हेक्टेयर का वैल्यू कितना होता है, तो 10⁴ मीटर स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए। 10⁴ कितना होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। बेसिकली ये आपका क्या है, ये आपका एरिया मेजरमेंट के लिए है। जब लार्ज एरिया होता है, जैसे कट्ठा, बीघा, है ना, उसी तरह से जब काफ़ी ज़्यादा लैंड होता है तो हम लोग हेक्टेयर में इसको मेजर करते हैं। उसी तरह से ये 1 हेक्टेयर हुआ आपका। उसी तरह से अगर मैं 1 एकड़ का बात करूं, आप लोग ये भी सुने होंगे 1 एकड़, तो ये कितना होता है, ये होता है 4096.86 मीटर स्क्वायर। तो इसको भी आप लोग याद रखोगे, ठीक है। अब मैं यहाँ से आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे ये डेटा देख करके बताओ कि हेक्टेयर और एकड़ में कौन बड़ा है ना, कौन लार्जर है। तो आप बोलोगे सर हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर और 1 एकड़ इक्वल टू 4096.86 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि हेक्टेयर इज ग्रेटर देन एकड़, हेक्टेयर इज ग्रेटर देन एकड़। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। आपने क्या देखा, हेक्टेयर का वैल्यू, एकड़ का वैल्यू, और यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाले कि हेक्टेयर इज ग्रेटर देन एकड़। तो ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आता है, जब नाम ही है चैप्टर का यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट से रिलेटेड हर एक चीज को देखेंगे, ठीक है। और इस डेटा से आप एक रिलेशन ये भी निकाल सकते हो कि 1 हेक्टेयर इक्वल टू हाउ मैनी एकड़। तो इसका आंसर होगा, इसको सिंपली 10,000 से डिवाइडेड बाय 4096 करोगे तो आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेना 1 हेक्टेयर इक्वल टू 2.47 एकड़, है ना। इसको भी आपको याद रखना है। चलो, इसके बाद जब मैं इस तरह से लिखता हूँ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm, यहाँ पे मैं आपको कन्वर्जन समझा रहा हूँ। और इसके बाद जब मैं लिखता हूँ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप इसको लिखते हो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, और इसी को आप यहाँ से लिखोगे 10 mm, है ना, इंटू 10 mm। तो ये आपका होगा 100 mm स्क्वायर, या इसी को आप लिख सकते हो 10 का स्क्वायर और mm का स्क्वायर। सेम वे में अगर मैं लिखता हूँ 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, मैं बोलूँगा आपको डायरेक्ट बताने के लिए 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू बताओ, तो आप इसका कैलकुलेशन फास्ट करोगे। जैसे ही ये इसका स्क्वायर हुआ ना, इसको लिख सकते हो ना 1 मीटर का स्क्वायर, इसको लिख सकते हो ना 100
सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसको लिख सकते हो ना 100 का स्क्वायर और सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसको लिख सकते हो ना इतना, है ना। ये सब आपको बाद में पता चलेगा, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, इतना आसान क्यों बता रहा हूँ, ये सब आपको बाद में पता चलेगा। आपका काम है स्टेप वाइज फॉलो करना। और इसी को लिख सकते हैं 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो कि जब इसका वैल्यू 10 है तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर हुआ। जब इसका वैल्यू 100 है तो यहाँ पे 100 का स्क्वायर हुआ। ठीक है, यहाँ पे 2 डिजिट है, स्क्वायर होकर के यहाँ पे 4 आया पावर में, यहाँ पे 1 डिजिट है तो ये स्क्वायर होकर के पावर में 2 आया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कन्वर्जन के तरफ। अभी मैंने आपको समझाया यहाँ पे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm होता है, और यहाँ पे मैंने समझाया कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो कन्वर्जन ये कहता है, अगर ये सेंटीमीटर है और ये आपका मिलीमीटर है, और यहाँ से आप ऐसे करके जाते हो, ध्यान से देखना, ऐसे करके आप जाते हो। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे आपका मीटर है और यहाँ पे आपका सेंटीमीटर है, आप ऐसे करके जाते हो। ठीक है, तो ये रिलेशन आप देखो, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, तो इसके बीच में ये 10, इस डेटा को देखो और यहाँ पे इसको देखो। ठीक है, तो इसको शॉर्टकट में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर लार्जर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू की तरफ जाना होता है तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। ये 10 कहाँ से आया, ये 10 यहाँ से आया। और अगर स्मॉलर वैल्यू से लार्जर वैल्यू की तरफ जाना होगा तो हम लोग डिवाइड करेंगे आपका 10 से। ठीक है, उसी तरह से अगर मुझे लार्जर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू की तरफ जाना होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ये 100 कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। और उसी तरह से स्मॉलर से लार्जर की तरफ जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये आपको पता चला। तो ये है कन्वर्जन, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अगर आप समझ गए तो मैं आपको डायरेक्ट बोलूँगा कि अगर आपको इधर मीटर हो और इधर आपका mm हो, है ना, और ऐसे करके आपको जाना है, ऐसे करके। ठीक है, तो आप क्या करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो ये डेटा आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 mm, तो ये होगा आपका 1000 mm, है ना। 1 मीटर इक्वल टू, तो यहाँ पे ये डेटा है आपका 1000, तो यहाँ पे बोलेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और यहाँ पे बोलेंगे डिवाइड करेंगे 1000 से। ठीक है, तो इसको बेसिकली इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि ये है आपका इधर लार्जर वैल्यू, लार्जर वैल्यू, ये है आपका स्मॉलर वैल्यू। ठीक है, और हम लोग इस एरो का डायरेक्शन देखेंगे और इस हिसाब से बताएंगे कि हाँ, लार्जर वैल्यू से स्मॉलर की तरफ गए तो मल्टीप्लाई हुआ और स्मॉलर से लार्जर की तरफ से आए तो डिवाइड हुआ। ठीक है, ये सब मैंने अपने बुक में भी इंक्लूड किया हुआ है। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं वॉल्यूम की तरफ। अब यहाँ पे देखो, जब वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अभी आपको मैंने बताया मीटर क्यू से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर क्यू से। तो 1 मीटर क्यू, ये आपका हुआ 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। आपके घर में जो पानी का टंकी होगा, वाटर टैंक जो होगा, मैक्सिमम के घर में 1000 लीटर का होता है। मैक्सिमम के घर में 1000 लीटर का वाटर टैंक होता है। ठीक है, आप एक बार उसका लेंथ, विड्थ, है ना, हाइट मेजर करके देखना, वो आपको 1 मीटर होगा।
और जो सीमेंटेड टैंक अगर होता है तो वो भी हम लोग उसी हिसाब से डिजाइन करते हैं। तो 1 मीटर आपका इस तरह से होता है, अगर सीमेंटेड होता है तो ऐसे, है ना। और ये आपका 1 मीटर, ये आपका 1 मीटर, और ये आपका 1 मीटर। इसमें 1000 लीटर पानी आता है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि 1 मीटर क्यू इक्वल टू कितना, इसका वैल्यू कितना होगा लीटर में, तो 1000 लीटर, है ना। तो इसको आप लोग याद रखना, ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आता है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। ये 1 मीटर क्यू है, तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर इक्वल टू आपका 1000 लीटर, ठीक है। यहाँ पे इसको लेके चलते हैं 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, और ये भी आपका हुआ 1000 लीटर, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद डायरेक्ट कट भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे करते हैं 10⁻6 सेंटीमीटर क्यू इक्वल टू 10⁻3 लीटर, ठीक है। और यहाँ पे 3 को कट करो यहाँ से, तो ये होगा आपका 10⁻3 10⁻3 सेंटीमीटर क्यू इक्वल टू 1 लीटर। तो इसको भी आपको याद रखना है। इसको लिख सकते हैं हम लोग 10 सेंटीमीटर का क्यू, ठीक है, 1 लीटर। मतलब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि अगर ये मेरा टैंक का तीनों साइड 1 मीटर का होगा तो उसमें 1000 लीटर पानी आएगा, लेकिन अगर वो साइड आपका 10 सेंटीमीटर का होगा तो उसमें 1 लीटर का पानी आएगा। तो इसको भी आप लोग याद रखना। ये फंसाने के लिए आप लोगों से पूछा जाता है ना। ये क्वेश्चन फंसाने के लिए पूछा जाता है कि 1 लीटर पानी के लिए जो मेरा साइज होगा क्यूब का या टैंक का, तो उसका साइड कितना होना चाहिए, ठीक है। तो आप बोलोगे 10 सेंटीमीटर। तो इसको याद रखना। एक कॉमन क्वेश्चन आता है 1 गैलन, 1 गैलन इसका वैल्यू कितना होता है ना। तो देखो, एक होता है 4.54 लीटर और एक होता है आपका 3.785 लीटर। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। एक होता है आपका यूके गैलन और एक होता है आपका यूएस गैलन, ठीक है। तो ये आपका यूके का है और ये आपका यूएस का है। यूएस में आपका 1 गैलन इक्वल टू 3.785 लीटर। अब अपन लोग तो इंडिया में रहते हैं, तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से डायरेक्ट आते हैं कि 1 गैलन इक्वल टू व्हाट, तो इस दो में से कोई एक डेटा ही होगा ऑप्शंस में, ठीक है। अगर कंफ्यूजन होता है कि सर अगर दोनों ऑप्शन होंगे तो क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में आपको जो है इसको याद रखना है। अपने इंडिया में अगर 1 गैलन का वैल्यू पूछेगा तो आप आंसर करोगे 3.785 लीटर। तो इसको एकदम से नोट कर लेना, क्लियर। इसके बाद हम लोग चलते हैं टेम्परेचर के तरफ। अब टेम्परेचर क्या है, ये इसको डिफाइंड कैसे करते हैं, इसका ऐसा यूनिट केल्विन होता है, ये सब आपको पता है, लेकिन ये आया कहाँ से, ये डेफिनेशन आया कहाँ से। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है ना। ट्रिपल पॉइंट होता क्या है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट सेल्सियस स्केल पे कितना होता है, फ़ारेनहाइट स्केल पे कितना होता है, आपका केल्विन स्केल पे कितना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सब रिलेशन बताने से पहले मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ। ये एक अलग अलग स्केल है, ये है आपका फ़ारेनहाइट स्केल, ये है आपका सेल्सियस स्केल, ये है आपका केल्विन स्केल। ध्यान से देखना, ये आपका लोअर लाइन है ना, ये है आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और ये आपका अपर लाइन है, ये है आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो इस डेटा से आप याद रख सकते हो कि फ़ारेनहाइट स्केल पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 212
डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। सेल्सियस स्केल पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होगा और फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होगा। और केल्विन स्केल पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373.15 केल्विन होगा और इसका फ्रीजिंग पॉइंट 273.15 केल्विन होगा। दोनों का डिफरेंस अगर आप देखोगे तो आपका 180, यहाँ पे अच्छे से देखो, यहाँ पे 180 का है, ठीक है, अच्छे से देखो, यहाँ पे भी डिफरेंस देखोगे तो आपका ये 100 का होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका 100 का होगा, ओके, और यहाँ पे भी आपका 100 का होगा। तो ये आपको पता चला, ये याद रखना, ये फार्मूला में काम आएगा। ये डिफरेंस है आपका 180 का, यहाँ पे डिफरेंस है 100 का, 100 का, और यहाँ पे डिफरेंस है 100 का। तो इसी का यूज करेंगे हम लोग फार्मूला डेरिवेशन में। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग ये समझ लो कि टेम्परेचर जो है उसका ऐसा यूनिट होता है केल्विन, और केल्विन का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। इसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ये कितना होता है। तो ये होता है आपका 273.16 केल्विन या 0.01 डिग्री सेल्सियस। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो इसको याद रखना, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस यहाँ से डायरेक्ट आते हैं। अब आप बोलोगे सर ये ट्रिपल पॉइंट क्या होता है ना। अब आप बोलोगे सर ये ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। तो ये एक ऐसा टेम्परेचर पॉइंट है, टेम्परेचर एट विच all three states of water, that is ice, water and vapor, or solid, liquid and gas coexist in nature, ठीक है। जिस टेम्परेचर पे वाटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में रहता है उसे हम लोग ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर बोलते हैं, और वो होता है आपका 0.01 डिग्री सेल्सियस या केल्विन में आपका होता है 273.16 केल्विन। ये रिलेशन आपको पता होगा, इस रिलेशन को भी आप लोग याद रखना। केल्विन जो होता है वो होता है सेल्सियस प्लस 273.15 है ना। यहाँ से भी आप देख सकते हो, ये आपका यहाँ पे ये वैल्यू 0.01 और ये करेंगे 273.15, तो ये ऐड करके आपका हो जाएगा 273.16 केल्विन, है ना। इसको आप लोग याद रखना। होता क्या है, आपसे सेल्सियस का वैल्यू दे देगा और आपको केल्विन का वैल्यू आपसे पूछ लेगा, तो ये आपको पता चला। अब आप बताओ आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन होता है और ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इतना होता है, और मुझे केल्विन का डेफिनेशन चाहिए और यहाँ पे केल्विन है ना। तो जब मुझे पता है कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर 273.16 केल्विन होता है, तो अगर मैं इसे 273.16 से डिवाइड कर दूं तो 1 केल्विन आ जाएगा, है ना। तो केल्विन का डिफिनेशन होता है 1 डिवाइडेड बाय 273.16, ठीक है, पार्ट ऑफ what ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब ये आपको पता है कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर मेरा 273.16 होता है, तो इसको इससे डिवाइड करोगे आप तो आपका 1 केल्विन आ जाएगा, है ना। तो इसको भी आपको याद रखना है, इसको भी आपको याद रखना है। केल्विन का डेफिनेशन क्या होता है, 1 बाय 273.16 TH पार्ट ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो ये आपको समझ में आया। आपको केल्विन और सेल्सियस का रिलेशन याद रखना है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर
का वैल्यू केल्विन में भी याद रखना है और सेल्सियस में भी याद रखना है। अब ये जो मैंने आपको समझाया तो इसका यूज करेंगे एक फॉर्मूला डिराइव करने में। ध्यान से देखना, यहाँ पे सेल्सियस स्केल में ये 0 है, केल्विन में ये है, फ़ारेनहाइट में ये है ना, ये है। ये गैप याद रखना जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था। वो फार्मूला कहाँ से आता है मैं आपको वो समझा रहा हूँ। तो इसके बीच में 180 का 180 का गैप है, तो अगर मैं 180 पार्ट्स कर दूं, इसके बीच में 100 का गैप है तो मैं 100 पार्ट करूं, और इसके बीच में 100 का गैप है तो मैं 100 पार्ट करूं, तो एक पार्ट जो होगा वो सारे का इक्वल होगा। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोगों का फॉर्मूला निकल के आता है सेल्सियस स्केल पे C माइनस, ध्यान से देखना, सेल्सियस स्केल पे 0 फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू फ़ारेनहाइट पे जाते हैं, फ़ारेनहाइट पे और उसका क्या बताए थे फ्रीजिंग पॉइंट 32। मैं फ्रीजिंग पॉइंट को माइनस कर रहा हूँ, तो -32 डिवाइडेड बाय कितना का गैप था, तो आप बोलोगे सर 180 का, तो 180। और केल्विन स्केल पे जाते हैं, केल्विन में फ्रीजिंग पॉइंट कितना था, तो आप बोलोगे सर 273.15, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया। लेकिन याद रखना यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए डायरेक्ट लिखते हैं 273। आप लोग भी एग्जाम में कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए आपको 273 ही राइट करना है कैलकुलेशन में। वैसे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो जो डेटा है वही आपको आंसर करना है, ठीक है। और इसमें कितना का गैप था, तो आप बोलोगे 100, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो 100। तो ये है आपका मेन फार्मूला। तो इसको क्या करना है, आपको याद करना है। मैं जो बोलूँगा याद करने, आपको सिर्फ वही याद करना है, इसके अलावा कुछ नहीं याद करना है। इसका सिंप्लीफाई फॉर्म आपको याद नहीं करना है, याद रखना, आपको ये याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार पहले फार्मूला समझो। मैंने आपको क्या बताया, सेल्सियस स्केल माइनस सेल्सियस स्केल पे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय गैप, ठीक है। गैप कितना का था, 100 का। उसी तरह से मैंने आपको बताया फ़ारेनहाइट स्केल माइनस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय गैप। गैप कितना का था, 180। और उसी तरह से केल्विन, इसका फ्रीजिंग पॉइंट 273, ठीक है, 0.15 होगा, लेकिन कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए सिंपल करेंगे। और इसका गैप, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको पता चला। अभी मैंने आपको बताया कि ऊपर में फ्रीजिंग पॉइंट कंसीडर किए हैं और नीचे में गैप कंसीडर किए। तो जब मैं वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट का बात करूंगा, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए। तो आप बोलोगे सेल्सियस स्केल पे 0 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट स्केल पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन स्केल पे 273.15 केल्विन। 0.15 नहीं लिखेंगे आपको कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए, लेकिन जब सिर्फ फिक्स डेटा पूछा जाएगा तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये आपको पता चला। और उसी तरह से अगर आपको मैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करूंगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट किसका, वाटर का। यहाँ पे सब कुछ वाटर के हिसाब से हो रहा है। तो ये आपका लोअर वैल्यू है, क्या है, लोअर वैल्यू सारे में। और ये आपका क्या है, गैप। तो लोअर वैल्यू और गैप को ऐड करेंगे तो आपका हाइयर वैल्यू आएगा। और वो क्या था आपका, वो था आपका बॉइलिंग पॉइंट। लोअर वैल्यू मतलब फ्रीजिंग पॉइंट और गैप को ऐड करेंगे तो आपका हाइयर वैल्यू यानी कि बॉइलिंग पॉइंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 + 100,
तो ये हुआ आपका 100 डिग्री सेल्सियस सेल्सियस स्केल पे, फ़ारेनहाइट स्केल पे 180 गैप और 32 लोअर, 32 लोअर फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये आपको 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन पे आपका 100 प्लस 273 373। तो हम लोग क्या करेंगे 1.5, जब आपसे डेटा पूछा जाएगा तो आप 1.5 लगा दोगे, 0.15 आप ऐड करोगे। तो आपको ये याद रखना है ना। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, आपने कितना सारा क्वेश्चंस कवर किया, आपको ये फॉर्मूला पता चला है ना। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और 6 क्वेश्चन आपसे यहाँ से बनेगा। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट स्केल पे, तो ये आपका सुपर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्लियर। चलो शॉर्टकट कुछ नहीं करना है, जो बात करेंगे इसी पे बात करेंगे। तो आपने देखा C-0 बट्टे 100, फ़ारेनहाइट में F-32 बट्टे 180 और केल्विन में K-273 बट्टे 100। तो इसको 1 सेकंड के लिए साइड कर देते हैं, इसको 1 सेकंड के लिए साइड कर देते हैं। तो आपका मैं राइट करता हूँ C-0 बट्टे 100 इक्वल टू F-32 बट्टे 180 डिवाइडेड बाई 180। 20 से कट करोगे, 20 इंटू 5, 20 इंटू 9, तो ये होगा आपका 9C इक्वल टू 5F-32, ठीक है। इसी को लिखते हैं 9C इक्वल टू 5F माइनस आपका 505 इंटू 32 आपका 160, है ना। तो कुछ लोग आपको बोलेंगे इस रिलेशन को याद रखने के लिए, है ना, या इस रिलेशन को याद रखने के लिए, लेकिन आपको ये सब याद नहीं रखना है, ठीक है। मैंने जो आपको बताया आपको सिर्फ इसको याद रखना है, यहाँ से आप सब कुछ कैलकुलेट करोगे, ठीक है। सिंपल, हर छोटा छोटा चीज पे माइंड नहीं लगाना। तो आपने देखा C-0 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाय 180। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, डायरेक्ट आता है, तो इसको आप याद भी कर सकते हो। लेकिन इन केस अगर आप कंफ्यूज होते हो कि -32 होगा या -40 होगा या क्या था, सेल्सियस था या फ़ारेनहाइट था, तो इस कंडीशन में आप फॉर्मूला के हेल्प से निकालोगे। एक काफ़ी फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस टेम्परेचर के वैल्यू पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का वैल्यू मेरा सेम होता है, तो सेम कर देते हैं। तो यहाँ पे C के जगह पे मतलब क्वेश्चन पूछा गया कि C इक्वल टू F किस पार्टिकुलर वैल्यू पे होगा, तो आप C को F करो या F को C करो। तो मैं यहाँ पे C-0 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू F के जगह C करता हूँ, तो C-32 डिवाइडेड बाय 180। 20 से 20 इंटू 5, 20 इंटू 9, तो ये आपका होगा 9C इक्वल टू 5C माइनस आपका 160, तो ये आपका 4C इक्वल टू -160, तो आपका C इक्वल टू -40 डिग्री और C इक्वल टू F है तो F, है ना। तो इसको याद रखना, इसको आपको याद रखना है। ये काफ़ी ज़्यादा सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि किस वैल्यू पे सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट इक्वल होता है। तो आप को अगर याद है तो डायरेक्ट आप -40 डिग्री सेल्सियस आंसर करोगे, और अगर आपको याद नहीं है तो आप इस फार्मूला से निकाल लोगे। तो सेम क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, अगर इस फार्मूला को मैं पूरा लिखता हूँ K-273 डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ से कितना क्वेश्चन बनता है कि किस टेम्परेचर पे सेल्सियस और केल्विन इक्वल होगा, किस टेम्परेचर पे फ़ारेनहाइट और केल्विन इक्वल होगा। तो जो आपसे पूछेगा आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्लियर। ये आपका फेमस क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपको इसको याद रखना है, जो पूछेगा वो बताओगे। आपसे ये पूछा जाएगा कि अगर C का वैल्यू 100 होगा तो F का वैल्यू कितना होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल में अगर आपका C का वैल्यू सपोज करो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट स्केल पे कितना होगा।
तो आप क्या करोगे, 100 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू f माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180 करोगे, ये आपका कट गया, f इक्वल टू आपका 180 प्लस 32 और ये आपका आ गया डायरेक्ट 212। ठीक है, तो ये तो आपने इस डायग्राम से देखा यहाँ पे कि ये होता है जब सेल्सियस 100 है तो फ़ारेनहाइट 212 है, केल्विन 373 है, तो डायरेक्ट यहाँ से भी आंसर कर सकते हो। लेकिन अगर सी के जगह 100 के जगह 90 दे दिया, 180 दे दिया, 512 दे दिया, 1080 दे दिया, तो आप क्या करोगे? तो इस कंडीशन में आपको इस फॉर्मूला पे डेटा पुट करके आंसर निकालना है। तो टेम्परेचर जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया कि टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन होता है, केल्विन का मैंने डेफिनेशन बताया, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है केल्विन स्केल पे, कितना होता है सेल्सियस स्केल पे, ये आपको पता होना चाहिए। किस पार्टिकुलर पॉइंट पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इक्वल होता है ये आपको पता होना चाहिए। एक का वैल्यू देके दूसरे का वैल्यू पूछेगा तो आप कैसे निकाल सकते हो ये आपको पता होना चाहिए। ये सारा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और डिफरेंट स्केल पे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो टेम्परेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इसके बाद लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर देता हूं ताकि ये क्लास 2 आप देख रहे हो तो आपने क्लास 1 देखा, क्लास 2 आपने देखा, तो आपको पता होना चाहिए कि आप सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर रहे हो या नहीं और क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है 2019 ALP CBT 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 है व्हेन यू कन्वर्ट ऑन इंच फ्रॉम ब्रिटिश टू SI यूनिट इट बिकम्स। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये वर्ड क्या है, कुछ नहीं है, इग्नोर करो। कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए 100 में 2-4 तो कंफ्यूज हो ही जाएंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा है क्या इंच को सेंटीमीटर में, मैंने आपको बताया कि 1 इंच इक्वल टू, स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास में 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। स्टार्टिंग में मैंने काफ़ी सिंपल चीज़ आपको बताया है। काफ़ी बच्चे ये सोचे होंगे कि सर ये क्या बच्चा वाला चीज़ से बता रहे हो, लेकिन बच्चा वाला चीज़ भी तो आता है एग्जाम में ना, और गलत नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 1.33 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट होता है, तो कुछ मिस्टेक नहीं करना है। सेंटीमीटर वहाँ पे लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू होगा 2.54, आंसर होगा 2.54। अब यहाँ से आप ध्यान से देखो तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट है, 2.54, ठीक है, सेंटीमीटर। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 है 1 माइल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हाउ मच किलोमीटर। तो देखो मैंने आपको एक चीज बताया था माइल और मैंने आपको एक चीज बताया था 1 नॉटिकल माइल। क्वेश्चन डिस्कशन भी काफ़ी ज़रूरी है, अगर थ्योरी में कुछ मिस्टेक होगा तो उसको मैं क्वेश्चन में कवर करूँगा। 1 नॉटिकल माइल, तो अभी आपका एग्जाम में ये आया है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए जो आया है वो सब देखना है और जो नहीं आया है उसको भी देखना है। तो मैंने नॉटिकल माइल के बारे में बताया था कि ये होता है 1852 मीटर, यानी कि आपका 1.852 किलोमीटर, ठीक है। नॉटिकल माइल क्या होता है? नॉटिकल माइल हम लोग समंदर वगैरह में, सी वगैरह में डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज करते हैं, और माइल जो होता है वो लैंड वगैरह पे, जमीन पे, रोड पे, ठीक है। तो ये आपको पता चला, ये लैंड पे और ये आपका व्हाट, सी में, है ना। तो इससे आप कंफ्यूज नहीं करोगे। और यहाँ पे ये होता है आपका 1.609 किलोमीटर, या आप कह सकते हो 1609 मीटर या 1608 दशमलव समथिंग, तो 1.609 किलोमीटर। तो आंसर करते समय आपको ये देखना है कि 1 माइल पूछा है या 1 नॉटिकल माइल पूछा है। तो यहाँ पे है 1 माइल, तो इसका वैल्यू होगा 1.609 और यहाँ पे एक वर्ड है अप्रॉक्सीमेटली, तो 1.60 किलोमीटर। तो इसका आंसर होगा 1.6, ये ऑप्शन नंबर 1, 1.6
किलोमीटर। अगर नॉटिकल माइल होता तो 1.8 करते। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नॉटिकल माइल और माइल में कौन बड़ा है, विच वन इज ग्रेटर बिटवीन नॉटिकल माइल एंड माइल, या विच वन हैविंग ग्रेटर वैल्यू बिटवीन नॉटिकल माइल एंड माइल। तो आप आंसर करोगे नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल में जो होता है वो 1.8 किलोमीटर होता है और माइल में होता है आपका 1.6 किलोमीटर। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पता चला। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस यूनिट। अब मैंने आपको बेस यूनिट 7 तरह का बताया था, सप्लीमेंट्री यूनिट से कंफ्यूज मत करना। बेस यूनिट और फंडामेंटल यूनिट और फंडामेंटल यूनिट, ठीक है, और आपका इंडिपेंडेंट यूनिट, इंडिपेंडेंट यूनिट कहते हैं इसको भी। तो कौन सा नहीं है, तो एम्पियर 7 में आपका आता है, ठीक है, कैंडेला भी आता है, ओके, और आपका मोल भी आता है, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का है ना, ये आपका करंट का है और ये आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी का है, और ये आपका सप्लीमेंट्री यूनिट है, ठीक है, और यहाँ पे आपसे बेस यूनिट बोला गया है। तो ये तीनों आपका बेस यूनिट है, ये आपका बेस यूनिट नहीं है, ठीक है। बेस यूनिट ये नहीं है, ये एक डायमेंशन लेस यूनिट है जिसका यूज हम लोग करते हैं बेस यूनिट के साथ डिराइव्ड यूनिट को डिराइव करने के लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, रेडियन। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिराइव्ड यूनिट। कौन डिराइव्ड यूनिट नहीं है? वोल्ट डिराइव्ड है, ल्यूमेन डिराइव्ड है, रेडियन आपका डिराइव्ड नहीं है, लेकिन यूनिट लेस है, सप्लीमेंट्री है और मोल 100% बेस यूनिट है। तो आप लोग इस रेडियन में और इस मोल में कंफ्यूज करोगे, सिंपल सी बात है, आप लोग कंफ्यूज करोगे। और मैं जब भी पढ़ाता हूं तो बच्चों को ये भी बताता हूं कि अगर आपको 2 ऑप्शन कंफ्यूज करे तो इस केस में आपको ऑलवेज गो फॉर बेस्ट ऑप्शन। तो आपको पता है कि ये बेस यूनिट है और आपको ये भी पता है ये सप्लीमेंट्री यूनिट है, ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट है, ओके, ठीक है। और इस कंडीशन में ये बेस 7 टॉप फंडामेंटल या 7 फंडामेंटल यूनिट में आपका ये मोल आता है। तो यहाँ पे इफ यू आर कंफ्यूज अबाउट मोल एंड रेडियन तो इसमें आपको बेस्ट ऑप्शन मोल ही आंसर करना है, ठीक है। ये डिराइव्ड नहीं है बट अ काइंड ऑफ डिराइव्ड यूनिट है, ठीक है। फॉर्मूला आपको मैंने बताया था ना कि रेडियन जो होता है वो सर्कल का सरकमफ्रेंस, ध्यान से देखो, सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय रेडियस होता है। ये सब आपको मैंने बताया था। यहाँ पे 2 पाई आर करते हो, यहाँ पे आर करते हो, तो बेसिकली ये आपका लेंथ है ना, और ये भी आपका लेंथ है, और कट के आपका ये 2 पाई आता है, और रेडियन जो मेजर करते हैं तो थीटा इक्वल टू L/R करते हैं। तो आप देख रहे हो कि ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है और लेंथ बेस यूनिट है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट, यहां भी मीटर है, यहां भी मीटर है ना, L ये लेंथ हुआ आपका, आर्क लेंथ, इसका आपका क्या बेस यूनिट लेंथ का क्या होता है मीटर, और रेडियस भी लेंथ हुआ, इसका भी मीटर। तो ये बेस यूनिट से हम लोग कैलकुलेट किए हैं और ये यूनिट लेस हुआ है। बेस यूनिट को डिराइव नहीं कर सकते हैं, बेस यूनिट फिक्स है, लेकिन सप्लीमेंट्री यूनिट जो ये आया है ये आपका बेस यूनिट के हेल्प से आया है। तो ये कह सकते हो अ काइंड ऑफ डिराइव्ड यूनिट, लेकिन ये आपका बेस यूनिट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है नॉट अ डिराइव्ड यूनिट, तो यहाँ पे आंसर होगा मोल। अगर आप लोग अभी भी कंफ्यूजन में हो
तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, या टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में आपस में डिस्कस कर सकते हो। नहीं तो जो मैंने आपको समझाया ये एग्जाम्पल दे करके, इसको आप अच्छे से एक बार फिर से रिपीट करो, आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन एंगुलर मेजरमेंट 1 रेडियन इज इक्विवेलेंट टू व्हाट डिग्री, या हाउ मच डिग्री। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली वर्ड यूज किया गया है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। तो ये सब आप लोग याद करना या रट्टा मार लेना। 57.27 होता है, मैंने आपको बताया हुआ है कि 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री होता है ना, और पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है ना। तो आपका ये रेडियन होता है, क्या होता है, रेडियन। रेडियन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब आप इसको 1 रेडियन करोगे तो आपका आएगा 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री। तो यहाँ पे पाई का वैल्यू आप लोग सिंपली 22/7 22/7 ले लेना, तो ये आपका हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 22/7, है ना, डिग्री। और ये आपका होगा 180 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22 डिग्री, और ये आपका होगा 57.27 डिग्री, है ना। इसको डिग्री बोल सकते हैं, डिग्री। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डिग्री में आपको बताना है, इन एंगुलर मेजरमेंट 1 रेडियन इज इक्विवेलेंट टू व्हाट डिग्री। तो इसका वैल्यू होगा 57.27 डिग्री। तो इसको आपको याद रखना है, देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डजंट हैव एन एसआई बेस यूनिट। मैंने बेस यूनिट काफी अच्छे से बताया था। तो इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर होता है ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपको पता है कैंडेला होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल होता है, ये तीनों आपका बेस यूनिट है। और आपसे पूछा गया कि बेस यूनिट नहीं है तो फ्रीक्वेंसी। तो ये जो 6 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया, ये सारा का सारा आपका 2019 में प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। लेकिन आपको सिर्फ इतना जानने से नहीं होगा, इसमें मैं आपका 150 प्लस क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, सब कुछ मिला करके, कंबाइंड करके, सब कुछ स्टेप वाइज। क्लास 3 जो आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी जो होता है उसका यूनिट क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये देखना जरूरी है। जब आप जान जाओगे ये यूनिट होता है, ये फॉर्मूला होता है, तब हम लोग बात करेंगे डायमेंशंस के बारे में। फिर आप यूनिट भी जान जाओगे, डायमेंशंस भी जान जाओगे, फिर हम लोग इस पे कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं उसको देखेंगे। फिर हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम लोग एरर के बारे में देखेंगे, है ना। तो बहुत कुछ है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इस चैप्टर को आपको जितना अच्छा से करना है उतना अच्छा आपके लिए होगा बाकी सेक्शन कवर करना, है ना। ये बेसिक्स है, बेसिक्स आपका स्ट्रांग होगा तो आप कुछ भी कर सकते हो। याद रखना, कोई भी स्टूडेंट जो सिलेक्शन लेता है उसका कंसेप्ट काफी क्लियर होता है ना। तो आपको कंसेप्ट स्ट्रांग रखना है। कंसेप्ट जब आपका स्ट्रांग होगा तो आप अपने दम पे कुछ भी कर सकते हो। क्वेश्चन अगर घुमा करके एग्जामिनेशन हॉल में पूछा जाएगा ना, तो आप कंसेप्ट के दम पे उसको निकाल के ले आओगे और आंसर सही सही करके आओगे। याद रखना, तुक्का भी वही मार सकता है या ऑप्शन रिजेक्शन मेथड भी वही इंसान यूज कर सकता है जिसे कंसेप्ट क्लियर हो। ये सारा क्वेश्चंस मैंने बुक में भी दिया हुआ है, और जो 150 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन भी मैंने बुक में दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन आपको अनलिमिटेड एजुकेशन का जो पेड कोर्स है उसके टेस्ट सीरीज में भी मिलेगा। सेम क्वेश्चन आपको क्विक रिवीजन पर्पस से पीडीएफ में भी मैं दिया हुआ हूँ। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ तो आपको एक एग्जैक्ट आइडिया लग सके कि कंटेंट कैसा है और कैसा आपको फॉलो करना है, ठीक है। आप लोग अपने लैपटॉप में या मोबाइल में गूगल खोलना और यहाँ पे जा करके अनलिमिटेड एजुकेशन टाइप कर देना, ठीक है। वैसे सारा कुछ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है, फिर भी मैं यहाँ पे एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ, प्रोसेस पता होना चाहिए। और अनलिमिटेड एजुकेशन के वेबसाइट पर जब आप जाते हो, ध्यान से देखना, यहाँ पे आपका ऐप का लिंक भी है, तो यहाँ से आप ऐप डाउनलोड करोगे, ठीक है। कोई भी कंटेंट जो होगा, वीडियोज हो, टेस्ट सीरीज हो, पीडीएफ हो, वो लैपटॉप पे भी देख सकते हो वेबसाइट से, और मोबाइल ऐप पे भी देख सकते हो। किसी को कोई प्रॉब्लम होता है यहाँ से मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप डायरेक्ट
यूट्यूब चैनल पे भी जा सकते हो। यहाँ पे जा करके आप लॉगिन रजिस्टर पे क्लिक करके आप लोग अपना लॉगिन वगैरह कर लेना, ठीक है। सारा ऑप्शंस दिया हुआ है, लॉगिन कैसे करना है, फॉरवर्ड पासवर्ड करना है, जो भी प्रॉब्लम होता है आप यहाँ पे कर सकते हो। बुक सेक्शन पे जाओगे तो बुक सेक्शन में आपका ई बुक और बुक है। मेरा सजेशन होता है कि आपको बुक लेना है, हार्ड कॉपी बुक ऑर्डर करना है, उसके साथ ई बुक आपका फ्री ओपन हो जाएगा। अगर आप ई बुक लोगे तो आप मोबाइल ऐप में या लैपटॉप में देख सकते हो, डाउनलोड एंड प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ALP CBT 2 एग्जाम सीरियसली देन प्रिपेयर सीरियसली, है ना। ई बुक से सीरियस प्रिपरेशन हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो यू मस्ट हैव हार्ड कॉपी बुक और उसको आपको देखना है, हाइलाइटर से हाईलाइट करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करना है, अच्छे से नोट डाउन करना है, सब कुछ लिखना है। जो मैं बताता हूँ उसको आपको नोट डाउन करना है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ऑनलाइन कोर्स में जाते हो तो ऑनलाइन कोर्स में आपका इस तरह से कोर्स आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कोर्स में आपके सामने अगर ओवरव्यू वगैरह पे देखना होगा तो आप क्लिक करके देख सकते हो सब कुछ, और व्यू डिटेल्स पे जाना होगा तो यहाँ पे जा करके आपको ये सारा चीज दिख जाएगा, है ना। डेमो वीडियो, क्लासेस, PDF, टेस्ट सीरीज, सब कुछ। तो ये आपका बिफोर लॉगिन पेज है, मैं आपको आफ्टर लॉगिन पेज दिखाता हूँ, या यहीं से आप लॉगिन करोगे तो मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। जब आप मेल आईडी और पासवर्ड डाल करके आप लॉगिन करते हो तो आपके सामने इस तरह से होम पेज आ जाता है। याद रखना, जब आप पेपर 2 निकाल के साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करोगे तो आपको यहीं पे आना है वापस से, देख रहे हो ना, इसी कोर्स में, ये पॉपुलर टेस्ट सीरीज जो ALP साइको टेस्ट है इसमें। अभी फिलहाल आप माई कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स, ऑल कोर्स, किसी पे भी क्लिक करना, एक ही कोर्स है ना, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का, है ना। यहाँ पे जाते हो तो व्यू डिटेल्स पे जाके पहले मैं आपको PDF दिखाता हूँ एक ओपन करके। जब आप PDF पे क्लिक करते हो तो ध्यान से देखना, एक एक चैप्टर, जैसे ये एक चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो इसमें आप अच्छे से देखोगे तो 3 तरह का PDF है। एक PDF है आपका बुक का, ठीक है, बुक का जो चैप्टर है उसका PDF। एक PDF है 145 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर आस्क्ड MCQs विथ मार्क्ड आंसर, और एक PDF है आपका 2019 ALP CBT 2 आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो एक PDF जब ये आपका आता है जो बुक का PDF है, तो जब आप बुक खरीदते हो या बुक आपके पास आता है तो आपके पास ये सारा चैप्टर मिल जाता है आपको, ठीक है। तो ये तो हार्ड कॉपी आप ऑर्डर करते हो, लेकिन साथ ही साथ मैं सॉफ्ट कॉपी आपको कोर्स के अंदर भी दे देता हूँ, ये है। और इसी में जब लास्ट में जाओगे तो इस तरह से आपका क्वेश्चन है, तो ये आपको समझ में आया, ठीक है। लेकिन इसी में आप इसका ये वाला PDF खोलते हो तो इसमें ना क्वेश्चन मार्क्ड करके मैंने दिया हुआ, ये है बेसिकली आपका क्विक रिवीजन पर्पज से। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अच्छे से राइट किया हुआ है कि ऑल MCQs आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग for ALP and technician CBT 2. This PDF is only for quick revision purpose. For detailed explanation and concept, see the video lectures in related course on app or website. For checking your preparation level, attempt the test series available within your course. और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन है और इसका आंसर है, ये ऐप के अंदर या वेबसाइट पे, लैपटॉप पे खोलोगे, क्विक रिवीजन पर्पस के लिए ये मैंने दिया हुआ है, ठीक है। और टेस्ट जैसे जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ वैसे वैसे यहाँ पे आपका आते चला जाएगा। यहाँ पे जैसे एक यूनिट्स एंड मेजरमेंट में 2 टेस्ट मैंने ऐड किया है, तो आपको मैं एक खोल करके दिखा देता हूँ। जैसे इसी को खोलते हैं, री अटेम्प्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देखो अच्छे से, इस तरह से आपका जैसा एग्जाम में आता है वैसा है। इंग्लिश हिंदी है, लेकिन इंग्लिश हिंदी नहीं आएगा, सिर्फ इंग्लिश आएगा। आप हिंदी करोगे, हिंदी आएगा ही नहीं, मैंने दिया ही नहीं है ना। मैं ओनली इंग्लिश कंटेंट पे ही फोकस कर रहा हूँ, ओके। तो इस तरह से आपका टाइमर चलेगा। और ये टेस्ट जो मैं बनाता हूँ, ये टेस्ट मैं अपने हिसाब से बनाता हूँ। ये टेस्ट का जो टाइमिंग है ये सब मैं सेट करता हूँ। अगर क्वेश्चन का लेवल इजी है, ये 20 क्वेश्चन है आपका, अगर मुझे लगता है कि 5 मिनट इनफ है तो मैं 5 मिनट ही दूंगा। आपको मेरे स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, जो स्ट्रेटजी मैं दूंगा उसको आपको फॉलो करना है। आप वीडियो देखते हो, आप PDF से क्वेश्चन आंसर देखते हो, आपको मैं सब कुछ समझा देता हूँ, तो आपको टाइम नहीं लगाना है, मैं आपको स्पीड गेन करवा रहा हूँ। तो जहाँ पे सिंपल क्वेश्चंस है वहाँ पे टाइम मैं आपको कम दूंगा, जहाँ पे कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होंगे,
न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस होंगे वहां पे मैं टाइम आपको ज़्यादा दूंगा। अब सपोज करो ये चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसमें टोटल 140 क्वेश्चंस है सपोज करो, तो 20-20 क्वेश्चन का 7 सेट बनता है। तो 7 सेट का आप प्रैक्टिस करोगे तो किसी में 5 मिनट मिलेगा, किसी में 10 मिनट मिलेगा, किसी में 20 मिनट मिलेगा, आपको उस हिसाब से करना है। और लास्ट में मैं क्या करता हूँ, पूरा का पूरा 140 क्वेश्चन का एक टेस्ट और आपको दूंगा, ठीक है। 140 क्वेश्चंस मान करके चलो 50 मिनट का टाइम, और जब उस टेस्ट को आप लगाओगे एक बार तो आप पूरा 140 क्वेश्चन लगाओगे, आपका क्या होगा, कंप्लीट चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। मेरा आदत है मैं दुनिया भर का एग्जाम कवर नहीं करता हूँ, फिक्स है मेरा पूरे इंडिया में रेलवे ड्राइवर स्टेशन मास्टर का साइको टेस्ट और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग बुक इन इंग्लिश कंटेंट, इस दो को ही मैं अच्छे से करवाता हूँ। तो जब इसको करवा रहे हैं तो काफ़ी अच्छे से करवा रहे हैं। आप जितने भी बच्चे अनलिमिटेड एजुकेशन को फॉलो कर रहे हो, आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको भटकना नहीं है, आपको डिस्कशन ग्रुप टेलीग्राम का जो है उसमें रहना है, और जो कोर्स कंटेंट मैंने दिया हुआ है, मैं दिन रात कोर्स कंटेंट अपडेट करता रहता हूँ, तो आपको सिर्फ कोर्स कंटेंट को फॉलो करना है ब्लाइंडली, ठीक है। मेरा काम है मैं उसमें कौन सा पीडीएफ डालूं, कौन सा टेस्ट डालूं, कितना अटेम्प्ट डालूं, कितना टाइम दूं, ये सारा स्ट्रेटजी मैं बनाता हूं। आपका काम है कोर्स कंटेंट को ब्लाइंडली फॉलो करना। और लास्ट में एक बात और बता देते हैं, अगर आप अनलिमिटेड एजुकेशन चैनल को, सिंगल चैनल को फॉलो करोगे ना, इसके अलावा मार्केट में किसी भी टीचर को फॉलो मत करो, सिर्फ आप अनलिमिटेड एजुकेशन को फॉलो अगर करोगे ना, तो आपका 100% सिलेबस कवरेज भी होगा, और आपका जो है सो एग्जाम भी काफ़ी अच्छा जाएगा, और आप आसानी से 40-45 प्लस मार्क्स भी लाओगे, ठीक है। बाकी आपको मन है तो आप किसी और प्लेटफॉर्म को भी देख सकते हो, लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, है ना। और नॉलेज कहीं से भी मिले, लेना चाहिए, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड नॉलेज लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक मैंने दे दिया है, उसको कम से कम देखो, उसमें रहो और सीरियसली फॉलो करो, प्रिपरेशन करो। तब तक आप लोग अच्छे से रहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक यू।